धूल भरी चौपाल में उस वक्त सन्नाटा पसरा था, जैसा कि किसी बड़े और अनिश्चित फैसले से पहले हुआ करता है। बीचों बीच एक फीके पड़े मखमल के टुकड़े पर एक प्राचीन सोने का सिक्का रखा था। वो कोई साधारण मुद्रा नहीं थी, उसे अदालती मोहर कहा जाता था, जिसका मिलना या खोना पीढ़ियों के भाग्य को एक झटके में पलट सकता था। आज का सवाल ये था कि इस अकेले सिक्के का उपयोग कैसे किया जाए। इसे बेचा जाए ताकि गांव के सूखे कुओं में पानी आ सके, या इसे निवेश किया जाए किसी नई परियोजना में, जिसका वादा शहर के एक चालाक साहूकार ने किया था। टेबल के चारों ओर बूढ़े और जवान मिलाकर ठीक 100 आंखें गड़ी थीं, और हर आंख के पीछे एक अलग विचार, एक अलग रणनीति पल रही थी। सरपंच रामधीन ने अपनी भारी और कांपती आवाज में घोषणा की, ये सिक्का एक है, लेकिन इसे जीतने या इस्तेमाल करने के रास्ते 100 हैं। हर कोई अपना मत रखेगा और हर मत को सुना जाएगा। हवा में तनाव था। ये सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, ये 100 सपनों का बोझ था, और हर दिमाग इस सोने की मोहर पर अपनी जीत देखना चाहता था। सभा में चुप्पी क्षण भर की थी, फिर वो 100 गुना होकर टूटी। सबसे पहले मंगलू ने अपनी फटी पगड़ी को कसकर बांधा और आगे आया। उसकी आंखें लाल थीं। सरपंच जी, उसने कठोरता से कहा, सोने की चमक में अंधे मत बनो। उस चालाक साहूकार की योजना सिर्फ कागज पर है। हमारे बच्चे भूखे हैं और हमारा अन्न भंडार खाली है। इस सिक्के को सीधे बाजार में बेचा जाए और उससे 500 परिवारों के लिए 2 दिन का भोजन खरीदा जाए। ये जीवन की तत्काल आवश्यकता है। परंतु उसके मत को तुरंत ही बलवंत ने काट दिया, जो हमेशा सबसे बड़ा मुनाफा देखता था। ये सिक्का दान का पात्र नहीं है मंगलू, ये अवसर है। यदि हम इसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर दें तो हम फिर से दरिद्र हो जाएंगे। इसे साहूकार के हाथ सौंपना ही होगा। उन्होंने वादा किया है कि 2 महीने में यह मोहर 2 मोहरों में बदल जाएगी। वो है सच्चा दिमाग और वही है दूरदर्शिता। टेबल पर तुरंत ही 2 गुट बन गए। एक गुट सुरक्षा और पेट भरने की बात कर रहा था, और दूसरा गुट जुए और दोगुने लाभ के लालच में डूबा था। 100 दिमाग अब 2 तीखे ध्रुवों में बट चुके थे। ये सिक्का अब सिर्फ धातु नहीं, बल्कि गांव के विश्वास और लालच की कसौटी बन गया था। लाभ का मीठा जहर सबसे शक्तिशाली निकला। मंगलू का वृद्ध चाचा, जिसने सुरक्षा और बचत की वकालत की थी, अब भीड़ के उत्साह और दुगने लाभ के तर्क के आगे चुप हो गया। छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने के बजाय उसे दुगना करने का विचार मन को ज्यादा भा रहा था, भले ही जोखिम बड़ा था। एक जोरदार हुंकार के साथ ये तय हुआ, मोहर साहूकार के हाथ में जाएगी। भारी मन से और कुछ अज्ञात भय के साथ मंगलू ने मोहर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और साहूकार की हवेली की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वो गांव की सीमा पार करने लगा, 100 के 100 दिमागों में एक अजीबोगरीब सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा विश्वास का नहीं, बल्कि अनिश्चितता और गहरे अविश्वास का था। हर किसी को लग रहा था कि वे हवा में एक बड़ी बाजी लगा रहे हैं। ये सिक्का अब सिर्फ एक वादा था, जिसकी गारंटी न तो मंगलू दे सकता था और न ही गांव के 100 दिमाग। उनका भविष्य अब डामाडोल था, एक पतली सुनहरी रेखा पर टिका हुआ। अब इंतजार की घड़ी शुरू हो चुकी थी। 2 महीने या तो उन्हें समृद्धि देंगे या विनाश। पहले कुछ दिन तो गांव में अजीब सी बेचैनी का माहौल रहा। 100 के 100 दिमाग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, पर उनकी आंखें लगातार साहूकार की हवेली की दिशा में टिकी थीं। हर गुजरते दिन के साथ उनका अविश्वास एक गांठ की तरह कसता जा रहा था। जिस सुनहरे भविष्य की कल्पना उन्होंने की थी, वो अब उन्हें एक भयानक सपना लगने लगा। कुछ बुजुर्गों ने सार्वजनिक रूप से मंगलू के इरादों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो सिक्का हमारी बर्बादी की नींव है, एक ने फुसफुसाया। इधर मंगलू इस सारे तनाव से बेखबर या शायद जानबूझकर दूर अपनी योजना के पहले चरण में जुट गया। उसने साहूकार की हवेली के आसपास मंडराना शुरू कर दिया, दिन में एक अजनबी राहगीर बनकर और रात में एक परछाई की तरह। वो हवेली की हर दरार, हर खिड़की और पहरेदारों की हर चाल को सूक्ष्मता से पढ़ रहा था। 100 दिमागों के भारी बोझ ने उसे अविश्वसनीय एकाग्रता दी थी। वो जानता था कि इस खेल में हारने का मतलब केवल 2 महीने नहीं, बल्कि हमेशा की गुलामी थी। सिक्का उसकी जेब में था, लेकिन उसका मूल्य अब उसकी सांसों से अधिक हो चुका था। मंगलू ने अंततः कमजोर कड़ी खोज ली। हवेली के दाहिनी ओर का पहरेदार, एक मोटा और आलसी आदमी, हर रात भोजन के बाद जोर से डकार लेता था और अपने चौकी के पास एक छोटी सी दाब की बोतल छिपा कर रखता था। उसका नाम किशन था। मंगलू ने महसूस किया कि ये किशन का लालच ही उसका प्रवेश द्वार बनेगा। 100 दिमागों की रणनीति अब एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो गई, किशन। अगली रात जब चांद बादलों के पीछे छिप गया, मंगलू ने अपनी जेब टटोली।
उस एक सिक्के की ठंडी धातु को महसूस करते ही उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प की मुस्कान आई। ये सिक्का अब केवल चांदी का टुकड़ा नहीं, बल्कि किशन की वफादारी का दाम था। मंगलू दबे पांव हवेली की दीवार से सटकर उस कोने की ओर बढ़ा जहां किशन अपनी ड्यूटी पर ऊँग रहा था। किशन भाई, मंगलू ने फुसफुसाते हुए आवाज दी। पहरेदार हड़बड़ाकर उठा, आंखें मलता हुआ, लेकिन जब उसकी नजर मंगलू के बढ़े हुए हाथ पर पड़ी जिस पर वो अकेला सिक्का दमक रहा था, तो उसकी नींद और वफादारी दोनों हवा हो गईं। किशन की आंखें तुरंत उस दमकते सिक्के पर जम गईं। उसने हड़बड़ी में चारों ओर देखा, फिर फुर्ती से हाथ बढ़ाकर सिक्का लपक लिया और उसे अपने मैले कुर्ते की जेब में गहराई तक धकेल दिया। वफादारी का दिखावा एक क्षण में स्वार्थ की चादर में लिपटने लगा। क्या चाहिए, जल्दी बोल, किशन ने फुसफुसाते हुए कहा। अब उसकी आवाज में चिंता कम और उत्सुकता ज्यादा थी। डरने की जरूरत नहीं मेरे भाई, मंगलू ने आश्वस्त किया। यह सिक्का केवल तुम्हारी नींद का दाम था। अब मुझे ये बताओ कि सेठ जी के निजी कमरे की ओर जाने वाली गलियारे की चाबी किसके पास रहती है, और हां, आज रात की पहरेदारी की अदला बदली किस समय होनी है? किशन ने धीरे से दीवार की ओर झुकते हुए कहा। चाबी तो छोटे मुनीम के पास होती है, जो अभी पीछे के दालान में हिसाब देख रहा होगा, पर वहां जाने का रास्ता वो बेहद मुश्किल है। मंगलू ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। रास्ते की चिंता मत करो किशन, ये सिक्का पहला दिमाग था जो मैंने खरीदा है। बाकी के दिमागों को खरीदने के लिए मेरे पास 100 और तरीके हैं। मंगलू ने अपनी कमर पर बंधी छोटी चमड़े की पोटली टटोली। ये 100 दिमाग रास्ते की मुश्किल के लिए नहीं है किशन, ये दरवाजे खोलने के लिए हैं। उसकी आवाज में अब न नरमी थी न तेजी, सिर्फ सुनिश्चित योजना की दृढ़ता थी। उस मुनीम का नाम क्या है और उसे सबसे ज्यादा किस चीज का लालच है? मंगलू ने पूछा। उसका नाम गोकुल है और उसे हिसाब किताब से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं है, किशन ने उत्तर दिया। मंगलू मुस्कुराया। गलत, हर हिसाब की एक कीमत होती है। सुनो, तुम अभी पीछे के दालान जाओ, मुनीम जी जैसे ही हिसाब में पूरी तरह खोए हों, ये पोटली उनकी मेज के कोने पर रख देना। कहना कि ये उस व्यापारी का गुप्त तोहफा है जिसका हिसाब कई महीनों से अटका हुआ है। किशन ने संदेह से पोटली को देखा। इसमें क्या है? इसमें मीठे इत्र में डूबे हुए केसर के धागे हैं। गोकुल उस महक को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो इसे सूंघने के लिए झुकेगा, चाबी का गुच्छा उसकी कमर से उतार लेना। मंगलू ने घड़ी की ओर देखते हुए फुसफुसाया। और पहरेदारों की अदला बदली ठीक 12 बजे होगी, है ना? हमारे पास बस 2 घड़ी का समय है। किशन ने संदेह को एक तरफ धकेला। उसकी आंखों में अब आजादी की लौ जल रही थी। ठीक है मंगलू, उसने फुसफुसाया, ये एक सिक्का है जो आज 100 दिमागों को मात देगा। उसने सावधानी से वो पोटली पकड़ी जिसकी महक इतनी तेज थी कि उसे लगा कि वो खुद ही चक्कर खा जाएगा। मंगलू ने उसे धक्का दिया। जाओ, वक्त रेत की तरह फिसल रहा है। किशन अपनी चाल में फुर्ती और चेहरे पर कृत्रिम विनम्रता लाते हुए गोकुल के कक्ष की ओर बढ़ा। दरवाजे पर हल्का दस्तक देकर वो भीतर दाखिल हुआ। गोकुल अपनी हिसाब किताब की दुनिया में इतना खोया था कि उसे आसपास की दुनिया का भान ही नहीं था। उसकी कमर पर एक चमड़े की बेल्ट से बंधा चाबियों का भारी भरकम गुच्छा लटक रहा था। किशन ने नजदीक जाकर पोटली मेज के कोने पर रख दी। मालिक, क्षमा करें, यह उस व्यापारी की ओर से है जिसका हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। उसने इसे गुप्त भेंट के तौर पर भेजा है। ये कहते ही वो जरा सा पीछे हटा, सांस रोके उस पल का इंतजार करने लगा जब इत्र का जादू अपना असर दिखाएगा। गोकुल ने झुंझलाहट में अपनी उंगलियां हिसाब की बही से हटाईं। भेंट? इस समय? उसने बिना किशन की ओर देखे ही पूछा, लेकिन जैसे ही पोटली से उठती मीठी तीखी सुगंध उसके नथनों तक पहुंची, उसकी तनी हुई भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। ये कोई साधारण इत्र नहीं था। वो इत्र नहीं, बल्कि एक तेज मादक मिश्रण था जिसे किशन ने महीनों की मशक्कत के बाद विशेष रूप से तैयार करवाया था। कुछ ही क्षणों में सुगंध ने अपना काम किया। गोकुल के सिर में एक भयंकर चक्कर आया। हिसाब की संख्याएं धुंधली पड़ने लगीं और उसका शरीर कुर्सी पर जरा ढीला पड़ गया। उसने अपना हाथ पकड़ने के लिए मेज टटोला, पर पकड़ कमजोर पड़ गई। किशन ने देखा, ये अचूक समय था। एक पल की भी देरी किए बिना वो तेजी से मेज की दूसरी तरफ सरका। उसकी निगाहें सीधे गोकुल की कमर से लटक रहे चाबियों के भारी गुच्छे पर थीं। उसने फुर्ती से एक हाथ बढ़ाया और बेल्ट से बंधा वो गुच्छा, जिसमें सालों का भेद और खजाना बंद था, शांति से अपनी पोटली में सरका लिया। गोकुल को भान भी नहीं हुआ। चाबियों का गुच्छा पोटली में सुरक्षित था। किशन ने एक लंबी दबी हुई सांस छोड़ी। सालों की योजना एक झटके में पूरी हुई थी। अब उसे अपनी अगली चाल चलनी थी, जिससे ये चोरी महज एक आकस्मिक घटना लगे और गोकुल को कोई शक ना हो। वो तुरंत सहानुभूति का मुखौटा पहनकर गोकुल के पास झुका। सेठ जी, ये क्या?
आप तो अचानक शांत पड़ गए, उसने चिंता जताते हुए कहा। उसकी आवाज में बनावटी घबराहट थी। शायद ये तपती दोपहर का असर है। मैं आपके लिए ठंडा पानी लाऊं? गोकुल ने दुर्बलता से आंखें खोलीं। उसे जरा भी याद नहीं था कि बीच में क्या हुआ। सिर का दर्द अब भी भयंकर था। उसने मुश्किल से गर्दन हिलाई। हाँ, लाओ। किशन झट से कमरे से बाहर निकला। ये मौका उसे पूरी तिजोरी की कोठरी तक पहुंचने के लिए चाहिए था, अकेले और बिना किसी बाधा के। गलियारे ने पहुंचकर उसने पहली बार अपनी पोटली को टटोला। चाबियां ठंडी थीं, पर उनके स्पर्श में युगों पुराने खजाने की गर्मी थी। उसने तेजी से नीचे दालान की ओर कदम बढ़ा दिए, जहां मुख्य खजाना छिपा था, पानी के बहाने गोकुल को पीछे छोड़कर। अब गोकुल सिर्फ एक सिक्का था जिसे उसने अपने 100 दिमागों से जीत लिया था। दालान के अंतिम छोर पर, जहां सीढ़ियां अंधेरे तहखाने की ओर मुड़ती थीं, एक विशाल पत्थरों की दीवार थी। किशन ने जमीन पर बिछे पुराने कालीन को फूंक मारकर हटाया। नीचे पीतल की मजबूत कुंडली दिखाई दी, जिस पर 3 अलग-अलग ताले जड़े थे। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन दिमाग अभी भी गोकुल के बुखार से भी ज्यादा ठंडा था। उसने पोटली से उन 3 विशिष्ट चाबियों को निकाला। पहली चाबी लगाते ही एक धीमी क्लिक की आवाज आई। दूसरी चाबी आसानी से घूम गई। जैसे ही उसने तीसरी और सबसे जटिल चाबी लगाई, कुंडली खुल गई और पत्थरों की दीवार अंदर की ओर खिसक गई, एक संकरी हवाहीन कोठरी का रास्ता बनाती हुए। किशन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली। ये सिर्फ तिजोरी नहीं थी, ये उसकी प्रतिशोध की वेदी थी। उसने अंदर कदम रखा। अंदर खजाने की ठंडी पुरानी गंध आ रही थी। 100 दिमागों की जीत अब उसकी मुट्ठी में थी। उसने दिया जलाया। रोशनी फैलते ही उसका ध्यान तिजोरी के केंद्र में पड़े एक छोटे चमकीले सिक्के पर गया, ठीक वैसा जैसा उसने गोकुल को दिया था। लेकिन तभी कोने में रखे एक पुराने संदूक से एक परछाई तेजी से हिली। छाया ने तेजी से आकार लिया। किशन की सांस गले में अटक गई। ये गोकुल था, न केवल जीवित, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जो पराजित व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड की थी। गोकुल के हाथ में वही पुराना संदूक था जिससे वो अभी निकला था। स्वागत है किशन। गोकुल की आवाज कोठरी की ठंडी हवा में गूंजी। तुमने सोचा था कि सिर्फ एक सिक्का इस पूरे खेल का केंद्र था। तुम सही थे, पर तुम दिमागों की संख्या भूल गए। किशन का हाथ उसकी कमर पर रखे खंजर की ओर बढ़ा, लेकिन गोकुल ने एक कदम भी नहीं हिलाया। उसने आराम से उस चमकीले सिक्के की ओर देखा जो तिजोरी के केंद्र में था। तुमने मुझे वो सिक्का देकर सोचा था कि तुमने मुझे फंसा लिया, लेकिन तुमने मुझे कुंजी दे दी। 100 दिमागों में से तुम्हारा दिमाग सबसे साधारण निकला। किशन को महसूस हुआ कि तिजोरी की दीवारें अब बाहर की तरफ नहीं, बल्कि अंदर की तरफ दबाव डाल रही थीं। ये कोई खजाना नहीं था, ये एक मकबरा था। गोकुल मुस्कुराया। वो सिक्का सिर्फ पहचान नहीं था, वो मेरे जाल का अंतिम ट्रिगर था। किशन ने हड़बड़ाकर अपने हाथों में फंसे खंजर को तिजोरी की धातुई दीवारों पर जोर से मारा। एक भयानक खोखली आवाज आई, लेकिन दीवारों पर कोई खरोंच तक नहीं आई। क्या किया तुमने? उसकी आवाज में अब वो अहंकार नहीं, बल्कि भय था, जो दम घुटने से पहले निकलता है। गोकुल ने सिर झुकाकर सम्मान का दिखावा किया। 100 दिमागों का विचार ये था कि खजाना हमेशा बाहर से बंद होता है, लेकिन मैंने इसे अंदर से सील करने के लिए डिजाइन किया। वो चमकीला सिक्का सिर्फ एक तांबे का टुकड़ा नहीं था मेरे दोस्त, वो पहचान का सिक्का खास धातुओं से बना था, जो इस तिजोरी की कोर ऊर्जा को अवशोषित करता है। जैसे ही तुमने उसे केंद्र में रखा, ऊर्जा का बहाव उल्टा हो गया। तुम पागल हो, किशन दहाड़ा। गोकुल की आंखें चमक उठीं। पागलपन या 100 दिमागों को मात देने वाला एक दिमाग? जब तक तुम ये समझोगे, ये सिक्का तुम्हें इतना कस देगा कि तुम भविष्य में कभी किसी कुंजी की तलाश नहीं करोगे। दबाव असहनीय हो गया। तिजोरी की मुहर पूरी होने वाली थी। मुहर एक अंतिम भयानक क्लिक की आवाज के साथ पूरी हुई। तिजोरी की दीवारें, जो अब तक तांबे के सिक्के की ऊर्जा से संचालित थीं, ऐसी कस गईं कि किशन को लगा जैसे उसका शरीर एक पत्थर की चक्की में पीस रहा है। उसकी दहाड़ एक दर्दनाक फुसफुसाहट में बदल गई। उसने अपनी आंखों के सामने गोकुल को देखा, जो अब जरा भी विचलित नहीं था। गोकुल ने शांत मुद्रा में सिक्का वापस अपनी जेब में रखा। 100 दिमागों की योजना में एक छेद हमेशा रह जाता है किशन। वो छेद अहंकार का होता है। तुम बाहरी ताकत पर निर्भर थे, मैं सिर्फ अपनी समझ पर। उसकी आवाज अब एक हल्की लेकिन निर्णायक विजयी गूंज थी। बाहर मुख्य द्वार के सेंसर बज उठे। पुलिस के सायरन की आवाज दूर से आने लगी थी। गोकुल मुड़ा। अब उसका ध्यान किशन पर नहीं था। ये सिक्का मेरे दोस्त सिर्फ एक तांबे का टुकड़ा नहीं था, ये अंतिम कुंजी थी। और अब इस तिजोरी की सील तब तक नहीं टूटेगी जब तक ये ऊर्जा स्रोत सूख ना जाए, जिसका मतलब है हमेशा के लिए। एक विजयी मुस्कान उसके होंठों पर आई। उसने दरवाजा खोलकर अंधेरी रात में कदम रखा।
पीछे तिजोरी के अंदर किशन का अकेलापन और निराशा छोड़ते हुए। किशन ने जोर से तिजोरी के दरवाजे पर मुक्का मारा। निराशा की वो लहर जल्दी ही ठंडी पड़ गई और उसकी आंखें अंधेरे में भी जल उठीं। सिक्का सिर्फ एक तांबे का टुकड़ा नहीं, गोकुल के शब्द उसके कान में गूंजे। ये भौतिकी की हार नहीं थी, ये मनोविज्ञान की जीत थी। 100 दिमाग, किशन बुदबुदाया। उसने अपनी जेब टटोली और उस छोटी, लगभग अदृश्य सी दिखने वाली नैनो चिप को महसूस किया, जिसे वो हमेशा असुरक्षित मानकर इग्नोर करता रहा था। गोकुल जानता था कि वो हमेशा सबसे चमकीली और रहस्यमयी वस्तु यानी उस पुराने सिक्के पर ध्यान केंद्रित करेगा। वो सिक्का तो बस ध्यान भटकाने वाला एक लाल हेरिंग था। असली कुंजी तो मेरी जेब में ही थी, एक अति सेंसिटिव चिप जो तिजोरी के निष्क्रिय ऊर्जा स्रोत को सक्रिय करने के लिए प्रोग्राम की गई थी। गोकुल ने बाहर निकलते ही रिमोटली इस चिप को निष्क्रिय करके तिजोरी को जाम कर दिया था। तुमने मेरे ही दिमाग का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया गोकुल, किशन ने धीरे से कहा। लेकिन यह अकेलापन अब निराशा नहीं, बल्कि एक नई योजना का बीज बन रहा था। अंधेरी तिजोरी के अंदर भी किशन की आंखों में एक दुर्जय चमक थी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। किशन ने अपनी सांस धीमी की और जेब में रखी उस निष्क्रिय चिप को टटोला। गोकुल ने इसे निष्क्रिय किया था, नष्ट नहीं। तिजोरी की दीवारें अल्ट्रासाउंड वेल्डिंग से बनी थीं, अभेद्य। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका उस चिप को किसी तरह फिर से सक्रिय करना था, भले ही रिमोट गोकुल के पास हो। कोई बाहरी शक्ति नहीं तो आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया जाएगा, किशन ने सोचा। उसने अपनी महंगी पर अब बेकार हो चुकी सोने की घड़ी खोली, उसके अत्यंत पतले कॉपर फॉइल तांबे के पन्ने को सावधानी से अलग किया और चिप के ल से जोड़ दिया। ये एक अस्थायी अनाड़ी एंटीना था। अब उसे एक सिग्नल सोर्स चाहिए था। किशन ने अपनी कलाई की हड्डी को एक विशिष्ट आवृत्ति पर दीवार से टकराया, एक धीमी पर स्थिर मोर्स कोड जैसी धुन। वो जानता था कि तिजोरी के निष्क्रिय सेंसर भी इस यांत्रिक अनुनाद को एक ऊर्जा स्रोत मानकर प्रतिक्रिया जरूर देंगे। ये जोखिम भरा दांव था, एक मानसिक चाल जिसका गणित गोकुल ने नहीं किया होगा। चिप में हल्की सी नीली रोशनी चमकी। खेल सचमुच अभी खत्म नहीं हुआ था। नीली रोशनी धीरे धीरे एक स्थिर आत्मविश्वास से भरे हरे रंग में बदल गई। किशन की कलाई पर अभी भी कंपन था, लेकिन अब ये इनपुट नहीं बल्कि उस अस्थायी सर्किट के लिए स्थिर ऊर्जा स्रोत था। चिप ने मोर्स कोड की धीमी धुन को एक अत्यधिक जटिल एन्क्रिप्टेड डेटा पैकेट में बदला। तांबे के पन्ने यानी एंटीना से एक सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय स्पंदन हवा में फैला, इतना मंद कि गोकुल के उच्च संवेदनशील माइक्रोफोन इसे परिवेशीय शोर मानकर अनदेखा कर देते। ये स्पंदन सीधे तिजोरी के निष्क्रिय पड़े फ्रीक्वेंसी हॉपर सेंसर को निशाना बना रहा था, मानो वो उससे कह रहा हो, जागो। लेकिन लो मेरे लिए। किशन ने आंखें बंद कर ली। वो जानता था कि इस स्पंदन को सुरक्षा प्रोटोकॉल को बाईपास करने में कुछ सेकंड लगेंगे। दीवार के भीतर मशीनरी में हल्का सा कंपन हुआ, एक ऐसा संकेत जिसे केवल वही पकड़ सकता था जिसने उसे बनाया हो। फिर एक बेहद धीमी लेकिन निर्णायक क्लिक की आवाज आई। गोकुल की अभेद्य सुरक्षा का पहला ताला अब उसके ही निष्क्रिय ऊर्जा स्रोत के कारण खुल चुका था। एक सिक्का सचमुच 100 दिमागों पर भारी पड़ गया था। किशन ने तुरंत आंखें खोली। हॉपर सेंसर की हल्की आभा शांत पड़ चुकी थी, मानो उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली हो। अब उसके सामने गोकुल के हृदय तक पहुंचने का मुख्य रास्ता था। एक चौकोर गहरे नीले रंग का द्वार, जो साधारण धातु का नहीं बल्कि अंबर मिश्र धातु का बना था। उसकी सतह पर ऊर्जा पथों का जाल बिछा था। किशन जानता था कि यह दरवाजा केवल शक्ति से नहीं खुलेगा, इसे धोखा देना होगा। उसने अपने कोट की आंतरिक जेब से एक और छोटा बेलनाकार उपकरण निकाला। इसे उसने विस्मृति कुंजी नाम दिया था। यह दूसरा कदम पहले से कहीं अधिक जोखिम भरा था। पहला ताला तकनीक का था, जिसे एक साधारण चाल से तोड़ा गया, लेकिन यह दूसरा ताला, जो गोकुल की नींव था, भरोसे और विश्वास का था। किशन ने धीरे से कुंजी को द्वार के निचले हिस्से में मौजूद एक छिपे हुए स्लॉट में धकेला और प्रतीक्षा की। इस बार शून्य में ध्वनि की नहीं बल्कि इतिहास की गूंज सुनाई देनी थी। गोकुल और उसके निर्माता के बीच हुए गोपनीय समझौते को पलटने की गूंज। कुंजी पूरी तरह से स्लॉट में समा गई। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया, जैसे ब्रह्मांड ने सांस लेना बंद कर दिया हो। फिर शून्य की चुप्पी टूटी नहीं बल्कि विकृत हो गई, वो विकृति जो किसी मूल दस्तावेज के हमेशा के लिए फाड़ दिए जाने से पैदा होती है। किशन ने महसूस किया कि जैसे हवा में दशकों पुरानी धूल तैरने लगी है, गोपनीयता और अनकहे वादों की धूल। अचानक द्वार के चारों ओर लगे संकेतक हरे से भयावह नारंगी में बदल गए।
गोकुल का आंतरिक सुरक्षा तंत्र, जो सदियों के समझौतों पर टिका था, अब अपने ही इतिहास को गलत मानने लगा था। ये इतिहास की गूंज नहीं थी, बल्कि उसका विलोपन था। गोकुल की नींव में वो अदृश्य दरार पैदा हो चुकी थी, जहां स्वामी और सृष्टिकर्ता के बीच का पहला वचन धुंधला पड़ गया था। किशन ने सावधानी से विस्मृति कुंजी को वापस खींचा। उसका काम हो चुका था। अब जब भरोसे का ताला टूट चुका था, तो गोकुल के 100 दिमाग, द 100 माइंड्स, अव्यवस्था में गोते लगाने वाले थे। अब बारी थी उस एक सिक्के को फेंकने की, जो इस अराजकता को अंतिम रूप देगा। उसने अपनी निगाहें द्वार पर जमाई। अब अंदर प्रवेश करने का समय आ गया था। किशन ने पीतल के भारी द्वार को धीरे से धकेला। अंदर गोकुल का न्याय कक्ष था, जहां संगमरमर की गोलाकार मेज के चारों ओर 100 उन्नत दिमाग चुप्पी साधे बैठे थे। उनकी आंखें शून्य में थीं, जैसे किसी अदृश्य अनजाने दोष का भार महसूस कर रहे हों। विस्मृति कुंजी ने अपना काम कर दिया था। अब वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे, केवल संदेह का घना कोहरा उनके बीच फैल चुका था। किशन ने अपने हाथ में दबा काला पड़ चुका खुरदुरा सिक्का निकाला। यह सिक्का आस्था का अंतिम अवशेष था। एक तरफ व्यवस्था और दूसरी तरफ विद्रोह खुदा हुआ था। उसने जोर से उस सिक्के को न्याय कक्ष के बीचों बीच संगमरमर के फर्श पर उछाला। फैसला, उसकी आवाज गूंजी। सिक्के के घूमने की सनसनाहट भरी ध्वनि 100 दिमागों के कानों में किसी भेदी चीख की तरह पहुंची। वे सभी आंखें उस घूमती हुई धातु पर टिक गईं, जो पल पल अपनी निष्ठा बदल रही थी। वर्षों की अखंड बुद्धिमत्ता एक क्षण में तुच्छ जुए पर निर्भर हो गई थी। हर दिमाग जानता था कि सिक्का जिस भी तरफ गिरे, जीत केवल किशन की होगी और गोकुल का अंत तय है। उनका सामूहिक तर्क अब व्यक्तिगत लालच में विघटित हो रहा था। सिक्का लड़खड़ाया। उसकी घूर्णन गति धीमी होते ही उस पर अंकित देवता का एक धुंधला सा चेहरा नजर आया, जो तुरंत ही अदृश्य हो गया। अंतिम क्षण में धातु ने संगमरमर के कठोर सत्य को छुआ। एक तीखी निर्णायक खन की आवाज। पूरे कक्ष में वो ध्वनि किसी मौत की घोषणा जैसी फैली। सिक्का अब शांत था, एक तरफ स्थिर पड़ा था। 100 दिमागों की धड़कनें रुक सी गईं। वे सभी जानते थे कि सिक्का केवल एक निमित्त मात्र था। किशन ने निर्णायक जीत हासिल कर ली थी, क्योंकि सिक्का गिरने से पहले ही उसने उनके सामूहिक तर्क को व्यक्तिगत लालच में बदल दिया था। किशन ने धीरे से आगे बढ़कर सिक्के को पलटकर नहीं देखा। उसकी आंखें केवल गोकुल पर टिकी थीं, जिसकी सांस गले में अटक गई थी। देखा, किशन की फुसफुसाहट न्याय कक्ष की शांति को चीर गई। 100 दिमागों पर केवल एक सिक्का काफी है, जब उनमें से हर दिमाग केवल अपने लिए सोचे। गोकुल कांपते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पैर जकड़ गए थे। वो जमीन पर पड़े उस चमकते पीतल के टुकड़े को नहीं, बल्कि अपने समूह की टूटी हुई एकता को देख रहा था। बाकी 100 दिमागों ने भी अब सिर झुका लिए थे। वे अब 100 ज्ञानी व्यक्ति नहीं थे। वे केवल 100 हारा हुआ लालच थे, जो चुपचाप अपनी व्यक्तिगत दोष को स्वीकार रहे थे। ये कोई जादुई सक्का नहीं था गोकुल, किशन ने अपनी आवाज में हल्की उदासी घोलते हुए कहा। यह सिर्फ एक दर्पण था, एक ऐसा दर्पण जिसने दिखा दिया कि आपका सामूहिक ज्ञान कितना क्षणभंगुर है, जब दांव पर सिर्फ एक छोटी सी निजी जीत हो। किशन ने धीरे से उस सिक्के को ठोकर मारी। वो फिसलता हुआ दीवार से जा टकराया। आवाज आई, खनखनाहट, जो किसी भौतिक जीत की नहीं, बल्कि 100 महान बुद्धियों के नैतिक पतन की गूंज थी। गोकुल ने अंततः सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई तर्क नहीं था, केवल एक गहरी आत्मनिंदित स्वीकृति थी। तुम जीत गए किशन, उसने स्वीकार किया। हमने सिक्के को नहीं, अपनी आत्मा को दांव पर लगा दिया था। किशन ने जमीन पर पड़े उस चमकीले सिक्के को उठाया, जो अब धूल से सन चुका था। उसने उसे गोकुल की ओर नहीं बढ़ाया, बल्कि अपनी मुट्ठी में कस लिया। जीत, किशन ने कहा। उसकी आवाज में कोई गर्व नहीं था, सिर्फ एक शांत उदासी थी। किस चीज की जीत? ये तांबे का टुकड़ा सिर्फ एक बहाना था। आप सब संसार के सबसे तीखे दिमाग वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे ही निजी स्वार्थ ने सामूहिक लक्ष्य पर हावी होना शुरू किया, आप सब एक एक करके बिखर गए। उसने अपनी मुट्ठी खोली और सिक्के को दूर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरकर लुढ़क गया, एक महत्वहीन धातु का टुकड़ा। याद रखना, किशन ने स्तब्ध सभा को संबोधित करते हुए कहा, 100 दिमागों की असली ताकत उनकी एकता में होती है, उनके अहंकार में नहीं। ये कहते हुए वो मुड़ा और बुद्धिमत्ता के उस खंडित समूह के बीच से गुजरता हुआ चला गया। पीछे छोड़ गया केवल आत्मबोध का कड़वा स्वाद। किशन के जाने के बाद हॉल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। 100 से अधिक आंखें उस साधारण से धातु के टुकड़े पर टिकी थीं, जिसने उनकी सारी बुद्धि, ज्ञान और प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया था। वो सिक्का अब धन का प्रतीक नहीं था,
बल्कि 100 महान दिमागों की सबसे बड़ी विफलता का प्रमाण था। बुजुर्गाचार्य देवदत्त ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज में पहले का गर्व नहीं, बल्कि गहरी विनम्रता थी। वो सही कह गया, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। हमारा ज्ञान अथाह था, पर हमारी नीयत छिछली। हम पूरी दुनिया की पहेलियां सुलझा सकते थे, लेकिन अपने भीतर के लालच को नहीं पहचान पाए। एक एक करके सभी विद्वानों ने नजदीक आकर उस फेंके गए सिक्के के इर्द गिर्द एक अर्धवृत्त बनाया। अब वहां कोई विजेता नहीं था, न कोई प्रतिद्वंद्वी। वो सिक्का अब उनकी सामूहिक शपथ बन चुका था, एक शपथ ये याद रखने की कि स्वार्थ की कीमत हमेशा सामूहिक विनाश होती है। उस दिन उन्होंने केवल एक सबक नहीं सीखा, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत की, जहां बुद्धि और विनम्रता को एक साथ चलना था। उन्होंने उस सिक्के को छुआ तक नहीं, उसे वहीं छोड़ दिया, एक शाश्वत चेतावनी के रूप में। उस स्थान को जहां वो साधारण पीतल का सिक्का पड़ा था, जल्द ही विनम्रता का चौराहा कहा जाने लगा। समय बीतता गया, लेकिन उस सिक्के को किसी ने हटाने का साहस नहीं किया। वो मिट्टी और पत्तियों में अर्ध दबा हुआ मौन रूप से अपनी कहानी कहता रहा। 100 दिमागों की टकराव की ऊर्जा अब 100 सहयोगियों की रचनात्मक शक्ति बन चुकी थी। वे जब भी किसी नए बौद्धिक या सामाजिक संकट का सामना करते, तो उनके सामूहिक निर्णय की शुरुआत सिक्का प्रणाली से होती थी। यानी पहला कदम व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना और अंतिम लक्ष्य सामूहिक हित साधना। उनकी संयुक्त और संगठित बुद्धि ने ऐसे कई जटिल मुद्दों को सुलझाया जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। उस छोटे से सिक्के ने उन्हें सिखाया कि सबसे बड़ी दौलत अहंकार में नहीं, बल्कि सहयोग और त्याग में निहित होती है। वो तुच्छ वस्तु अब उनके ज्ञान की आधारशिला बन चुका था, जिसने ये प्रमाणित किया कि जब लालच को दबा दिया जाता है तो मानव मन की क्षमताएं वास्तव में असीमित हो जाती हैं। उन्होंने अपनी ज्ञान की सीमा को नहीं, बल्कि उसके सच्चे उपयोग को जान लिया था। उनकी संगठित चेतना ने अब अपनी अर्जित ज्ञान को वास्तविक दुनिया में उतारना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसी सामाजिक और आर्थिक प्रणाली की रचना की जहां व्यक्तिगत लाभ की तुलना में सामुदायिक प्रगति को सर्वोच्च स्थान दिया गया। उनके राज्य में शीघ्र ही गरीबी और अज्ञानता तेजी से कम होने लगी। नवाचार और न्याय उनके शासन के 2 अटल स्तंभ बन गए। आसपास के राज्यों ने उनकी अद्वितीय समृद्धि और शांति का रहस्य जानने के लिए दूत भेजने शुरू किए। वो साधारण सा तांबे का सिक्का अब किसी खजाने में बंद नहीं था। उसे राज्य के मुख्य चौराहे पर एक भव्य स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित किया गया। वो केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली शिक्षा का प्रमाण था, सदैव याद दिलाने के लिए कि वास्तविक दौलत मिट्टी या धातु में नहीं, बल्कि 100 मनों के एकाग्र और उदार संकल्प में छिपी होती है। उन्होंने इतिहास को ये बता दिया था कि एक तुच्छ वस्तु भी महाज्ञान की नींव बन सकती है, बशर्ते उसे देखने वाली आंखें स्वार्थ के धुंध से मुक्त हों। अब वे न सिर्फ ज्ञानी थे, बल्कि उस ज्ञान के जीवंत उदाहरण बन चुके थे। उस दिन के बाद उस छोटे से राज्य की दिशा पूरी तरह बदल गई। 100 मनों की ये एकता अब ज्ञान परिषद के नाम से जानी जाने लगी। उनका हर निर्णय उस सिद्धांत पर आधारित होता था कि एक व्यक्ति का हित कभी 100 लोगों के सामूहिक कल्याण से बड़ा नहीं हो सकता। जब भी कोई जटिल समस्या या नैतिक दुविधा सामने आती, परिषद के सदस्य राजकोष की तरफ नहीं, बल्कि उस स्तंभ की ओर देखते। वो साधारण सिक्का उन्हें निरंतर याद दिलाता था कि सबसे मूल्यवान पूंजी सोना नहीं, बल्कि साझी समझ और परस्पर विश्वास है। उन्होंने राज्य की व्यवस्था ऐसी कर दी कि अब हर नागरिक अपने कार्य में पूरे समाज की भलाई को देखता था। स्वार्थ की काई हटने लगी और राज्य में ऐसी समृद्धि आई जो किसी खजाने के बल पर नहीं, बल्कि 100 मनों की निष्ठा और मेहनत पर टिकी थी। वो सिक्का अब धन का नहीं, बल्कि सामूहिक सद्भाव और न्याय का प्रतीक बन चुका था। दूर दूर के राज्यों से दूत इस अद्वितीय समृद्धि का रहस्य जानने आते। वे महलों की भव्यता और सड़कों पर बिछे सोने की तलाश करते, पर उन्हें मिलता केवल सुशासन, पारदर्शिता और हर चेहरे पर संतोष। उन्हें बताया जाता कि इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना एक साधारण तांबे का सिक्का है, जिस पर कोई शाही मुहर नहीं, बल्कि सैकड़ों नागरिकों के अटूट विश्वास का भार है। परिषद के सबसे पुराने सदस्य बताते थे कि यह सिक्का भौतिक धन की बजाय मानसिक पूंजी का प्रतीक है। जब भी कोई नया कानून बनता या बड़ा निर्णय लिया जाता, उस सिक्के की सादगी सबको याद दिलाती कि सत्ता का केंद्र शासक नहीं, बल्कि वो सामूहिक बुद्धिमत्ता है जो हर नागरिक के दिमाग में निहित है। समय के साथ वो सिक्का एक साधारण वस्तु से उठकर ज्ञान, निष्ठा
और मानवीय मूल्यों के गठबंधन का जीवित दस्तावेज बन गया। एक ऐसा प्रतीक जिसने साबित कर दिया कि एक सच्चा विचार सोने के 1000 टुकड़ों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। राज्य ने सिक्कों की गणना करना छोड़ दिया था। अब वे केवल विचारों की गुणवत्ता और ईमानदारी पर ध्यान देते थे। इस बदलाव का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि अब दरबारों में चापलूसी और धन का प्रदर्शन बंद हो गया था। जब भी राज्य के सामने कोई जटिल चुनौती आती, राजा सिंहासन पर बैठने के बजाय उस पुराने घिसे हुए सिक्के को एक साधारण लकड़ी के आसन पर रखता। यह सिक्का कोई जादुई शक्ति नहीं रखता था, बल्कि ये बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कसंगत संवाद का आह्वान करता था, जिससे सभी नागरिकों को बिना किसी भय के अपनी राय रखने की प्रेरणा मिलती थी। एक बार पड़ोसी राज्य ने एकाएक व्यापारिक मार्ग बंद कर दिए, जिससे राज्य में अनाज की किल्लत होने लगी। पिछली व्यवस्था में यह संकट अमीर व्यापारियों के मुनाफे और राजा के लालच का शिकार बन जाता, लेकिन इस नई व्यवस्था में राज्य के सबसे गरीब किसान से लेकर कुशल कारीगर तक नागरिकों को इस समस्या पर अपनी निस्वार्थ राय देने के लिए आमंत्रित किया गया। उनकी सम्मिलित सामूहिक दृष्टि ने एक ऐसा विकेंद्रीकृत वितरण मॉडल प्रस्तुत किया जिसने न केवल संकट को टाला, बल्कि पूरे समाज में सहयोग की भावना को मजबूत कर दिया। वो सिक्का अब केवल धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना का आईना बन चुका था। ये नई व्यवस्था सिर्फ एक आपातकालीन उपाय नहीं थी, ये अब राज्य का स्थायी दर्शन बन गई थी। उस साधारण तांबे के सिक्के को अब गर्व से सहयोग मुद्रा कहा जाने लगा। बाजार में उसका भौतिक मूल्य शायद कम था, पर जनता के मन में उसका महत्व अतुलनीय था। इस परिवर्तन का सबसे गहरा असर यह हुआ कि नागरिकों ने डर के मारे चीजों को जमा करना छोड़ दिया। उन्हें पता था कि यदि कोई नया संकट आता है तो एक राजा या चंद व्यापारी नहीं, बल्कि उनकी अपनी सामूहिक चेतना उसका समाधान निकालेगी। व्यापारी मुनाफाखोरी की जगह समाज की जरूरत के हिसाब से उत्पादन करने लगे, क्योंकि नए मॉडल में सहयोग करने वाले को अधिक सम्मान और सुरक्षा मिलती थी। वो एक सिक्का अब सैकड़ों हाथों से गुजरता, प्रत्येक स्पर्श में 100 दिमागों के ज्ञान और अटूट भरोसे की पुष्टि करता। राष्ट्र ने आखिरकार समझ लिया था कि असली दौलत सोने या चांदी में नहीं, बल्कि सामूहिक बुद्धि और विकेंद्रीकृत शक्ति में निहित है। अब हर नागरिक अपने राज्य का छोटा हिस्सा नहीं, बल्कि उसका सजग मार्गदर्शक था। अब जब भी कोई बड़ी चुनौती या सामाजिक समस्या सामने आती, तो सत्ता के गलियारों में खलबली या सन्नाटा नहीं पसरता था। इसके बजाय वो एक सिक्का जो अब हर नागरिक की जेब में आत्मविश्वास बनकर खनकता था, पल भर में सामूहिक स्मार्ट चेतना, कलेक्टिव इंटेलिजेंस प्रणाली को सक्रिय कर देता। 100 दिमाग एक साथ समस्या के हर पहलू पर विचार करते, आंकड़े प्रस्तुत करते और तुरंत सबसे व्यावहारिक, न्यायसंगत समाधान पर पहुंचते थे। ये विकेंद्रीकृत प्रक्रिया किसी भी केंद्रीय शासक के एकाधिकार वाले निर्णय से कहीं अधिक तेज, त्रुटिहीन और मानवीय होती। इस तंत्र ने राष्ट्र को न केवल आंतरिक रूप से मजबूत किया, बल्कि बाहरी दबावों और आर्थिक उतार चढ़ावों से भी अछूता रखा। अन्य राष्ट्र जो अभी भी पुराने लालची और केंद्रीकृत मॉडल पर अटके थे, आश्चर्य से देखते थे कि ये छोटा गणराज्य इतनी अटूट स्थिरता और अद्वितीय समृद्धि कैसे बनाए रखता है। उनका सिक्का अब केवल विनिमय का माध्यम नहीं, बल्कि अटूट सहयोग की मुहर बन चुका था। पड़ोसी राज्यों ने पहले इसे केवल एक संयोग समझा, फिर रहस्यमय जादू। उन्होंने अपने सबसे चतुर गुप्तचरों और अनुभवी दूतों को भेजा ताकि वे सहयोग की मुहर वाले इस सिक्के के पीछे छिपे वास्तविक खजाने को खोज सकें। लेकिन वे हमेशा भ्रमित होकर लौटते। उनकी निगाहें भौतिक संपदा, कर, संग्रहण की जटिलताओं और सैन्य शक्ति की संख्या पर टिकी रहीं। वे इस बात को समझने में विफल रहे कि असली खजाना सोने या चांदी में नहीं,
बल्कि हर नागरिक की आवाज को निर्णय प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाने की नैतिक इच्छा में छिपा था। इस गणराज्य ने यह प्रमाणित कर दिया था कि मानव स्वभाव आवश्यक रूप से लालची नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से सहयोगी होता है यदि उसे सही ढांचा मिले। अन्य राष्ट्रों में जहां सत्ता हमेशा पिरामिड के शिखर पर केंद्रित होती थी, वहां अब विद्रोह और असंतोष की आवाजें तेज होने लगी थी। वे भी अब अपने पुराने दमनकारी राजाओं के सिक्कों को त्याग कर इस छोटे से गणराज्य के सामूहिक बुद्धिमत्ता के मॉडल की ओर आशा से देखने लगे थे। यह सिक्का अब एक क्रांति का प्रतीक बन चुका था, जो धीरे धीरे दुनिया के राजनीतिक नक्शे को बदलना शुरू कर रहा था। लेकिन यह वैचारिक बदलाव आसान नहीं था। विश्व की पुरानी सशक्त सल्तनतें, जिनके खजाने सदियों से निजी लालच और दमन पर टिके थे, उन्होंने इस छोटे से गणराज्य को तुरंत वैश्विक खतरा घोषित कर दिया। उन्होंने इसे अराजकता का नया रूप बताते हुए व्यापारिक प्रतिबंध लगाए और मीडिया में दुष्प्रचार फैलाना शुरू कर दिया। इन बाहरी दबावों का सामना करने के लिए गणराज्य के निवासियों ने अपने सामूहिक सिक्का मॉडल को और भी मजबूत किया। उनकी कूटनीति अब धन या सैन्य बल पर नहीं, बल्कि पारदर्शिता, तर्क और सफल उदाहरण की शक्ति पर आधारित थी। उन्होंने आसपास के राष्ट्रों को खुले मंचों पर आमंत्रित किया, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक समुदाय बिना किसी केंद्रीय तानाशाह के भी समृद्धि और शांति हासिल कर सकता है। पड़ोसी देशों के बुद्धिजीवियों और दबे कुचले नागरिकों के लिए यह सिक्का अब सिर्फ एक मुद्रा नहीं था, यह स्वतंत्रता का पहला वादा था। एक ऐसी प्रतिज्ञा जहां हर निर्णय में 100 दिमाग शामिल होंगे, न कि केवल एक शासक का स्वार्थ। कई प्रतिनिधि मंडलों ने संदेह और गहरी उत्सुकता के साथ इस निमंत्रण को स्वीकार किया। जब वे सिक्कों के गणराज्य की सीमा में पहुंचे, तो उन्हें कोई भव्य सेना या राजसी किलेबंदी नहीं मिली। इसके बजाय उन्होंने खुले गलियारे और सार्वजनिक मंच देखे, जहां न तो भय था और न ही चापलूसी। विदेशी शासकों के दूतों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे नागरिक दिन प्रतिदिन के फैसले एक विशाल केंद्रीय सर्वर या तानाशाह के आदेश पर नहीं, बल्कि तार्किक बहस और सर्वसम्मति के आधार पर ले रहे थे। हर नागरिक का सिक्का अब उसका मौद्रिक मूल्य नहीं, बल्कि उसका निर्णायक मत था। जब एक पड़ोसी राजा के वजीर ने घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का निकाला, तो उसे विनम्रता से लौटा दिया गया। उसे समझाया गया, यहां एक सिक्का सिर्फ एक वोट है, वजीर साहब, और उसका मूल्य तभी है जब उसके पीछे 100 दिमागों का शुद्ध तर्क हो। यह दृश्य शासक वर्गों के लिए चिंता का विषय था, लेकिन दबे कुचले लोगों के लिए यह एक नए युग का पहला सूर्योदय था, जिसने वर्षों की गुलामी के बाद उन्हें स्वतंत्रता का स्वाद चखाया। यह परिवर्तन केवल भावनाओं तक सीमित नहीं था, यह शासन की कार्यप्रणाली में गहरा उतर गया। अब हर बड़े निर्णय के लिए एक सार्वजनिक तर्क सभा बुलाई जाती थी। यहां 100 चुने हुए नागरिक, जिनमें किसान, कारीगर, शिक्षक और यहां तक कि चरवाहे भी शामिल थे, अपनी अपनी राय रखते। जब राजधानी के धनी व्यापारियों ने नदी पर अपना एकाधिकार पुनर्स्थापित करने की मांग रखी, तो उन्होंने नए शासकों को रिश्वत देने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें तर्क सभा में आकर अपना पक्ष रखना पड़ा। व्यापारियों ने तर्क दिया कि उनके पास पूंजी है और वे ही कुशलता से काम कर सकते हैं, परंतु 100 दिमागों ने बारी बारी से इस तर्क को काटा। उन्होंने साबित किया कि एकाधिकार से जनता का नुकसान होता है। बहस के अंत में जब नदी को सार्वजनिक रखने का सिक्का डाला गया, तो वो केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सामूहिक ज्ञान, समानता और निर्भीक विरोध का प्रतीक था। व्यापारियों को हार माननी पड़ी, उनकी संपत्ति नहीं, बल्कि उनके तर्क कमजोर पड़ गए थे। यह सिक्का ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरा था। शहर में इस फैसले के बाद एक नया उत्साह उमड़ पड़ा। नदी के तट पर खड़ा हर मजदूर, किसान और मछुआरा गर्व से सिर उठा रहा था। वो सिक्का, जिसे साक्षी मानकर फैसला हुआ था,
अब सभा भवन के मुख्य द्वार पर चढ़ा गया, ताकि भविष्य में कोई भी निजी लाभ के लिए सार्वजनिक हित को चुनौती न दे सके। 100 दिमागों ने जीत का जश्न मनाने के बजाय तुरंत काम शुरू किया। उन्होंने नदी के जल के बंटवारे और रखरखाव के लिए एक ऐसी प्रबंधन समिति बनाई जिसमें सभी वर्गों के लोगों को जगह मिली। पानी अब सबका साझा संसाधन था और नियम इतने स्पष्ट थे कि उन्हें तोड़ने का विचार भी किसी के मन में नहीं आता था। व्यापारी वर्ग ने हालांकि अपनी हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन वे समझ गए थे कि पूंजी का बल हमेशा सामूहिक बुद्धि के आगे फीका पड़ जाता है। उस दिन से उस नगर में एक नई मिसाल कायम हुई। सिक्का महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था वो सामूहिक विश्वास जिसने उसे सत्य की कसौटी पर खरा उतारा था। वर्ष बीतते गए और जल प्रबंधन की सफलता ने उस नगर के चरित्र को पूरी तरह से बदल दिया। वो नगर अब सहयोगपुर के नाम से जाना जाने लगा। उस विशेष तांबे के सिक्के को, जो कभी विवाद का केंद्र था, नगर सभा के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख के नीचे जड़ दिया गया। ये अब केवल एक मुद्रा नहीं थी, बल्कि सामूहिक विश्वास की जीत का प्रमाण था। जब भी नगर के सामने कोई नया संकट आता या विकास की नई योजना बनती, लोग उस चमकहीन सिक्के को देखते और याद करते कि सच्चा समाधान हमेशा एक की तिजोरी में नहीं, बल्कि 100 की साझेदारी में छिपा होता है। नए व्यापारी आते रहे, लेकिन वे फौरन समझ जाते थे कि इस नगर में पूंजी का निवेश तभी सफल होता है जब वो लोकहित के तराजू पर खरा उतरे। 100 दिमागों ने मिलकर ऐसी आर्थिक संरचना का निर्माण किया जहां प्रतिस्पर्धा तो थी, पर शोषण की जगह नहीं थी, क्योंकि हर निर्णय पारदर्शिता के दर्पण से होकर गुजरता था। धीरे धीरे नगर की पहचान उसके सोने के भंडार से नहीं, बल्कि उसकी बौद्धिक संपदा से होने लगी। बच्चे अब कहानियों में राजा महाराजाओं की जगह उन 100 बुद्धिजीवियों की चर्चा करते थे, जिन्होंने मिलकर शहर को संकट से उबारा और न्याय की नींव रखी। ज्ञान और विवेक यहां की सबसे बड़ी मुद्रा बन गए थे। वह एक सिक्का अब संग्रहालय की शोभा था, एक मौन गवाह कि कैसे धन की सत्ता को ज्ञान की शक्ति ने विस्थापित किया। उसे हर वर्ष नई पीढ़ी के युवा विचारकों को सौंपे जाने वाले सामूहिक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। जब किसी नागरिक को कोई समस्या आती, तो वो दीवारों से सलाह नहीं लेता था, बल्कि सार्वजनिक चर्चा मंचों पर अपनी बात रखता था। परिणामतः ये नगर केवल आर्थिक रूप से ही समृद्ध नहीं हुआ, बल्कि यहाँ की सामाजिक बुनावट में भी अटूट विश्वास और सम्मान की डोर मजबूत होती गई। 100 दिमागों ने ये सिद्ध कर दिया था कि एक साथ सोचने से सिर्फ समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि एक ऐसी विरासत का निर्माण होता है जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है। ये नगर अब 100 विचारों का गणराज्य कहलाता था, लेकिन हर आदर्श व्यवस्था की अपनी परीक्षा होती है। 100 विचारों का गणराज्य अब एक नए संकट का सामना कर रहा था। सीमाओं पर आसन्न पड़ोसी राज्य का बढ़ता सैन्य दबाव। उस पड़ोसी का शासक, जो एक सिक्के की कठोर तानाशाही में विश्वास रखता था, गणराज्य की धीमी विचारशील प्रक्रिया का मजाक उड़ाता था। इस चुनौती ने नगर में एक पुरानी बहस को फिर से जीवित कर दिया। क्या सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, जो न्यायपूर्ण है, युद्ध जैसी आपातकाल की स्थिति में भी प्रभावी होगी? कुछ नागरिक, जिन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण देखा था, फुसफुसाते थे कि 100 दिमागों को सहमत होने में जितना समय लगेगा, दुश्मन उतनी देर में द्वार तोड़ चुका होगा। ये भय, हालांकि छोटा था, गणराज्य के मूल सिद्धांत को चुनौती दे रहा था। 100 दिमागों को अब न केवल बाहरी शत्रु को परास्त करना था, बल्कि ये भी साबित करना था कि विश्वास और सामूहिक बुद्धिमत्ता तलवार और सत्ता से कहीं अधिक तेज और शक्तिशाली हथियार है। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये विचारधाराओं का अंतिम संघर्ष था। सामूहिक बुद्धिमत्ता की परीक्षा तत्काल आ पड़ी। ठीक उसी क्षण जब 100 दिमागों का परिषद अपनी पहली औपचारिक बहस शुरू करने वाला था, शत्रु पक्ष से एक दूत आया। दूत के हाथ में एक चमचमाता सिक्का था,
जिसे उसने मेज पर फेंक दिया। एक ही फैसला, एक ही दिशा, एक ही सत्ता का प्रतीक। दूत ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे पास अपनी 100 राय देने के लिए केवल 1 घंटा है। इस सिक्के का मूल्य क्या है? अगर तुम 100 अलग जवाब दोगे तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी सरकार कमजोर है और सुबह होने से पहले हमला शुरू कर देंगे। 100 दिमागों के चेहरे पर तनाव फैल गया। यदि एक भी दिमाग असहमत हुआ तो उनका पूरा आदर्श ध्वस्त हो जाएगा। यह प्रश्न केवल अर्थशास्त्र का नहीं था, यह आत्मा का था। 100 दिमागों को अब न केवल एक सर्वसम्मत उत्तर खोजना था, बल्कि उस गति से खोजना था जो निरंकुश शासक की आज्ञा में निहित होती है। चुनौती यह थी कि क्या विश्वास और विचार विमर्श एक सिक्का के तेज और निर्णायक पलटवार को मात दे सकता है। परिषद में खामोशी छा गई। हर आंख उस अकेले सिक्के पर टिकी थी। अब उन्हें सिद्ध करना था कि विचार विमर्श समय की बर्बादी नहीं, बल्कि सबसे तेज प्रतिक्रिया का आधार है। परिषद में खामोशी क्षणभंगुर सिद्ध हुई। ये खामोशी विचार शून्यता नहीं, बल्कि तूफान से पहले की शांति थी। आचार्य धर्मव्रत, जो परिषद के मस्तक थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को बाकी 99 दिमागों से जोड़ दिया। अदृश्य रूप से, बिना किसी शब्द के, सूचना का एक तीव्र नेटवर्क सक्रिय हो उठा। अर्थशास्त्री ने मुद्रास्फीति के संभावित खतरों का आकलन तुरंत भेजा। इतिहासकार ने पिछले निरंकुश निर्णयों के विफल होने के पैटर्न को इंगित किया। ये एक बौद्धिक फ्लैश मॉब था, जहां हर सदस्य ने अपनी विशेषज्ञता के सबसे महत्वपूर्ण अंश को साझा किया। 100 दिमागों ने एक ही पल में अनगिनत परिणामों का विश्लेषण कर लिया। जब निर्दयी शासक ने अपनी भौहें चढ़ाकर नाटक का समापन करने के लिए सिक्का हवा में उछाला, तब तक परिषद का सर्वसम्मत उत्तर पहले से ही तैयार हो चुका था। तीव्र, निर्णायक और तर्कों की मजबूत नींव पर टिका हुआ। अब यह केवल संयोग की जीत या बौद्धिकता की जीत का प्रश्न था। सिक्का नीचे आ रहा था। सिक्का एक भारी ठंड की आवाज के साथ संगमरमर के फर्श से टकराया, कुछ पल घूमता रहा और फिर ठहर गया। कमरे में सांसें रुक गई। पूंछ, उद्घोषक ने घोषणा की, जिसका अर्थ था कि शासक के पहले दिए गए आदेश के अनुसार पश्चिमी खदानों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। एक विनाशकारी आर्थिक निर्णय। शासक के चेहरे पर क्रूर विजय की मुस्कान फैलने ही वाली थी कि परिषद के मुखिया, वृद्ध तर्कशास्त्री विश्वनाथ ने दृढ़ता से कहा, महाराज, पूंछ। हमारी गणना के अनुसार पूंछ का मतलब है क्षतिपूर्ति। 100 दिमागों ने यह सिद्ध किया है कि खदानें बंद करने से बेहतर है कि उनमें तत्काल नवीन तकनीक का निवेश किया जाए। इससे न केवल आर्थिक नुकसान रुकेगा, बल्कि अगले 5 वर्षों में राजस्व दोगुना होगा। उनके शब्दों में 100 मस्तिष्कों का अटल आत्मविश्वास था। शासक की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। सिक्का फर्श पर निर्जीव पड़ा था। उसका आकस्मिक निर्णय अब 100 साल पुराने तर्कों की नींव तले दब चुका था। संयोग की मनमानी आखिरकार बुद्धिमत्ता के संयुक्त बल से हार गई थी। शासक ने गहरी सांस ली। उन्होंने धीरे से झुककर उस पीतल के सिक्के को उठाया, जो अब केवल एक धातु का टुकड़ा था, भाग्य का प्रतीक नहीं। अपने हाथ में उसका भार महसूस करते हुए उन्हें आभास हुआ कि बुद्धिमत्ता के सामने किसी भी अंधविश्वास का कोई मोल नहीं है। उन्होंने 100 मस्तिष्कों के प्रमुख को देखा। उस व्यक्ति की आंखों में केवल तर्क और आंकड़ों की चमक थी। तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा साहस, शासक ने धीरे से कहा, मेरा क्षणिक निर्णय अब स्थगित किया जाता है। नवीन तकनीक का निवेश आज से ही शुरू होगा। तुम सब मेरी गणना से कहीं अधिक जानते हो। दरबार में एक मौन किंतु शक्तिशाली स्वीकृति फैली। अब निर्णय का आधार भाग्य नहीं, बल्कि सटीक गणना और भविष्य की सुनियोजित रूपरेखा थी। उस दिन राज्य ने सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं बदली, बल्कि अपना दर्शन बदल दिया। जहां एक सिक्का पूरे राज्य को डुबो सकता था, वहीं 100 दिमागों ने उसे बचा लिया और समृद्धि की नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। खदानों के बंद होने का भय
अब एक सफल परिवर्तन की कहानी बन गया था। नई नीतियां तुरंत प्रभाव में आई। राज्य की अर्थनीति का केंद्र अब केवल खदानें नहीं थी, बल्कि उन खदानों से निकाले गए खनिजों पर आधारित उन्नत शिल्प कला और निर्यात व्यापार बन गया था। सो विद्वानों और विशेषज्ञों की वो समिति, जिसे पहले केवल सलाहकार माना जाता था, अब राज्य की वास्तविक संचालक शक्ति थी। उन्होंने हर जटिल समस्या को मात्र तर्क, डेटा और संभावनाओं के आधार पर सुलझाना शुरू कर दिया। राजा को अब अचानक लाभ या हानि के भय से मुक्त होकर दीर्घकालिक समृद्धि का मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो सिक्का, जो कभी सत्ता के लिए अंतिम और खतरनाक निर्णय का प्रतीक था, उसे राज्य के सबसे पुराने संग्रहालय में सुरक्षित रख दिया गया। उसे देखने आने वाले हर नागरिक को याद दिलाया जाता था कि एक व्यक्ति का भाग्य या निर्णय कभी भी स्वसंगठित बुद्धिमत्ताओं पर हावी नहीं हो सकता। ये कहानी अब आसपास के राज्यों में भी फैल रही थी, जहां लोग अब भाग्य की परीक्षा लेने के बजाय मानव मस्तिष्क की शक्ति को पूजने लगे थे। देश ने अपनी सफलता को सिक्के की किस्मत नहीं, बल्कि सोच की प्रगति का नाम दिया। इस नई विचारधारा के कारण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में एक अभूतपूर्व बदलाव आया। अब नीतियां किसी एक शासक की सनक या मंत्री के व्यक्तिगत लाभ पर आधारित नहीं होती थी। हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी मिलकर विचार विमर्श मंडली का निर्माण करते थे, जहां समाधान के सैकड़ों संभावित मार्ग खोले जाते थे। बच्चों को बचपन से ही ये सिखाया जाता था कि सवाल पूछना और तर्क करना सबसे बड़ी शक्ति है। स्कूलों में अब किस्मत आजमाने के खेल नहीं, बल्कि समस्या सुलझाने की प्रतियोगिताएं होती थी। नागरिक सुरक्षा और समृद्धि ने इतनी ऊंचाई छू ली कि पड़ोसी राज्य भी अपनी जटिल समस्याओं के समाधान के लिए इस 100 दिमाग वाली प्रणाली का अनुकरण करने लगे। संग्रहालय का वह सिक्का अब केवल एक शांत अनुस्मारक था, एक ऐसा इतिहास जिसने साबित किया कि भाग्य का पलटाव क्षण भंगुर होता है, लेकिन प्रगति का मार्ग सामूहिक बुद्धि से प्रशस्त होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का नया सूत्र बन गया था। आज उस व्यवस्था को स्थापित हुए दशकों बीत चुके थे। नई पीढ़ी ने कभी वो अंधापन नहीं देखा जिसमें निर्णय हवा में उछाले गए सिक्के पर निर्भर करता था। उनके लिए किस्मत का सिक्का अब दादा दादी की कहानियों का एक रोचक किस्सा था, जिसे वे एक गणितीय त्रुटि मानकर खारिज करते थे। 100 दिमाग परिषद अब केवल संकट प्रबंधन नहीं करती थी, वो भविष्य के खतरों का पूर्वानुमान लगाने और सामूहिक समाधानों की रूपरेखा तैयार करने में व्यस्त रहती थी। इस नए सूत्र ने राज्य की मिट्टी में आत्मविश्वास की ऐसी जड़ें जमाई थी कि आर्थिक उतार चढ़ाव या राजनीतिक चुनौतियां भी अब सामूहिक विमर्श के सामने बेअसर साबित होती थी। ये सिर्फ बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया था। हाँ, उस संग्रहालय के शांत कोने में रखे उस पुराने सिक्के पर कभी कभी धूल जम जाती थी, जिसे साफ करने वाला गार्ड भी ये नहीं जानता था कि ये वस्तु कभी राष्ट्र का भाग्य निर्धारित करती थी। ये जीत सिर्फ बुद्धि की नहीं थी, ये मनुष्य के उस मूलभूत निर्णय की जीत थी कि वो स्वयं अपने भविष्य का निर्माता है, न कि किसी धातु के टुकड़े का गुलाम। मगर नई पीढ़ी, जो उस सामूहिक विमर्श के वातावरण में पली बढ़ी थी, इस इतिहास को केवल पाठ्य पुस्तकों में पढ़ती थी। वे सिक्के के मूल्य को नहीं समझते थे, न ही उन्हें उस पुराने संघर्ष की तीव्रता का एहसास था। उनके लिए 100 दिमाग होना सामान्य बात थी, एक दी हुई सुविधा, न कि मुश्किल से जीती गई उपलब्धि। यही सहजता धीरे धीरे विमर्श में एक नई तरह की जड़ता ला रही थी। महान विचार मंथन की बैठकों में अब बहस कम और औपचारिक सहमति अधिक दिखाई देती थी। बुद्धि की जीत तो हो गई थी, लेकिन अब प्रश्न ये था कि क्या पीढ़ी दर पीढ़ी उस जीत को बनाए रखने का उत्साह जीवित रह पाएगा? क्या बिना संघर्ष देखे युवा मन सामूहिक जिम्मेदारी के बोझ को उतना ही महत्वपूर्ण मानेगा? शायद
इसलिए ही कभी कभी संग्रहालय के उस गार्ड को भी अजीब सा महसूस होता था जब वो उस सौभाग्य के सिक्के पर जमी धूल साफ करता था, मानो वो धातु का टुकड़ा आज भी चुपचाप इंतजार कर रहा हो, किसी ऐसे क्षण का जब मानव मन फिर से आसान उत्तरों की तलाश में जटिल सामूहिक प्रयासों से मुंह मोड़ने लगे। गार्ड, जिसका नाम मदन था, अक्सर स्कूल ट्रिप पर आए बच्चों को देखता था। वे उस सिक्के की कहानी सुनते थे, सिर हिलाते थे, पर उनकी आंखों में वो गंभीरता या समझ नहीं होती थी जो उनके पूर्वजों में थी। उनके लिए ये बस एक पुरानी दिलचस्प कथा थी जिसे सुनकर वे तुरंत अपने स्मार्टफोन पर अगली आसान चुनौती या वायरल ट्रेंड देखने में व्यस्त हो जाते थे। मदन सोचता, जब चुनौतियां अदृश्य हो तो क्या समाधानों का महत्व रह जाता है? हाल ही में एक युवा इंटर्न ने संग्रहालय की प्रदर्शन नीति पर सवाल उठाया। उसने मदन से पूछा, बाबाजी, यदि ये सिक्का इतना ही विभाजनकारी था तो हम इसे खुलेआम क्यों रख रहे हैं? क्या यह खतरा टल गया है या हमने केवल इसे अलमारी में बंद कर दिया है ताकि लोग इस पर चिंतन करना छोड़ दें? मदन ने उस युवा की निर्भीक आंखों में देखा और अचानक महसूस किया कि वो पल जिसके लिए वो धातु का टुकड़ा इंतजार कर रहा था, आसान रास्ते चुनने का प्रलोभन, शायद एक नई डिजिटल पीढ़ी के बीच नए रूप में लौट आया था। संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, वो बस सतह के नीचे सुप्तावस्था में चला गया था। मदन ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली, जैसे उस सिक्के का सदियों पुराना बोझ अपने भीतर महसूस कर रहे हों। तुम सही कहते हो पुत्र, हमने सिक्का नहीं छुपाया बल्कि उस सहज मार्ग के विचार को अलमारी में बंद कर दिया था जिसके लिए लोग अपनी आत्मा बेचने को तैयार थे। उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, आज का सिक्का धातु का नहीं है, ये त्वरित लाभ है, स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वो भ्रम है जो हमें श्रम और धैर्य से विमुख करता है। ये सूचनाओं का विभाजन है जो हमें हम और वे में बांट देता है। मदन ने उस युवा की आंखों में गहराई से झांका। सिक्का तो एक मरी हुई वस्तु है। 100 दिमागों का संघर्ष इस बात पर है कि हम उस पुराने प्रलोभन को इस नए अदृश्य डिजिटल युग में कितनी जल्दी पहचान पाते हैं। क्योंकि खतरा यह नहीं है कि वो सिक्का बाहर आ जाए, खतरा यह है कि हर कोई अपने मन में एक नया निजी सिक्का ढाल ले। उन्होंने धीरे से अलमारी पर हाथ फेरा और उस निजी सिक्के पर सबसे बड़ा दानव, अविस्मरणीय सुविधा लिखा होता है। और उस निजी सिक्के पर सबसे बड़ा दानव, अविस्मरणीय सुविधा लिखा होता है। मदन की आवाज में एक प्राचीन चेतावनी थी। जब हर कोई अपनी सुविधा का देवता बन जाता है तो उसे किसी सामूहिक सत्य की आवश्यकता नहीं रहती। यही वो क्षण है जब 100 दिमाग एक सिक्के पर नहीं लड़ते बल्कि 100 अलग अलग आभासी सिक्कों को असली मानने लगते हैं। उन्होंने युवा की ओर झुककर देखा। तुम जो इस नए युग में पले बढ़े हो, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी उंगलियों पर मौजूद सारा ज्ञान तुम्हें स्वतंत्रता देता है, या वो केवल एक सोने का पिंजरा है जिसे तुमने स्वयं की गोपनीयता और सामूहिक चेतना की कीमत पर खरीदा है? युवक ने गहरी सांस ली। लेकिन गुरुजी, वो बोला, अगर ये सब सुविधा केवल एक भ्रम है तो संघर्ष कहां से शुरू होता है? संघर्ष तो तब होता है जब संसाधन सीमित हो। मदन मुस्कुराए। संसाधन सीमित नहीं है मेरे दोस्त, विश्वास सीमित है, और हर निजी सिक्का उसी सामूहिक विश्वास को खरीदने की कोशिश कर रहा है। 100 दिमागों का संघर्ष अब उस विश्वास के विकेंद्रीकरण का युद्ध है। उन्होंने धीरे से अलमारी का ताला खोला, और जिस दिन 100 निजी सिक्के एक दूसरे से टकराएंगे उस दिन विनाश की आवाज कहीं अधिक तीखी होगी। मदन ने अलमारी से एक छोटा जंग लगा लोहे का बक्सा निकाला। युवक की सांसें तेज हो गई। उसने सोचा, अब कोई प्राचीन खजाना या दुर्लभ मुद्रा सामने आएगी। लेकिन जब मदन ने ढक्कन खोला तो अंदर चमकने वाले सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे। बक्से में 100 से अधिक छोटे, एक जैसे तांबे के टोकन पड़े थे जिन पर कोई राजशाही मुहर नहीं थी, बस अनियमित खरोंचे थी। ये क्या है गुरुजी?
युवक ने निराशा से पूछा। मदन ने एक टोकन उठाकर उसकी हथेली पर रखा। यह है वो विश्वास जो विकेंद्रीकृत हो चुका है। प्रत्येक टोकन एक निजी सिक्का है जो अपने अपने दायरे में परम सत्य होने का दावा करता है। उन्होंने धीरे से बक्सा बंद कर दिया। सोने को सब मूल्यवान मानते हैं, पर इन टोकनों को कौन मूल्यवान मानेगा, ये तय करने के लिए 100 दिमाग दिन रात लड़ रहे हैं। और जिस दिन एक सिक्का अपनी कहानी इतनी मजबूती से सुना देगा कि बाकी सब खामोश हो जाए, वही क्षण जीत या विनाश का होगा। असली खेल सिक्के का नहीं, कथा का है। विजय ने टोकन को उलट पलट कर देखा। धातु ठंडी थी, पर उसके भीतर छिपी कहानी उसे आग की तरह महसूस हुई। तो जीत किसकी होगी, मदन जी, जिसकी कहानी सबसे सच्ची होगी? विजय ने निराशा त्याग कर अब उत्सुकता से पूछा। मदन ने सिर हिलाया। सत्य यहां अप्रासंगिक है विजय। जीत उसकी होगी जिसकी कथा सबसे अधिक लोगों के भय और लालच को छू लेगी। असली लड़ाई कोड के सर्वरों में नहीं, बल्कि जनमानस के विश्वास की फैक्ट्री में चल रही है। उन्होंने अपनी घड़ी की ओर देखा। इस क्षण किसी अनाम कोने में बैठा एक युवा प्रोग्रामर एक ऐसी लाइन लिख रहा होगा जो कल सुबह तक हजारों करोड़ के सिक्कों को जमीन पर गिरा देगी। और दूसरा उसकी कहानी को मीडिया में अगला सोना घोषित करवा देगा। ये एक न खत्म होने वाला शातिर नाटक है। अब तुम्हें तय करना है, तुम किस कथा में अपना दाव लगाओगे। विजय की हथेली पसीने से भीग गई। उसने वो छोटा सा टोकन कसकर पकड़ लिया, मानो वो सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक गोपनीय शपथ हो। विजय ने अपनी हथेली खोली और फिर बंद कर ली। घड़ी की टिक टिक अब सिर्फ समय नहीं, बल्कि गिरते हुए मूल्य की ध्वनि लग रही थी। मैं सिक्के को गिराने या उसे अगला सोना घोषित करने वाली किसी भी कथा का हिस्सा नहीं बनूंगा, उसने अंततः कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने टोकन को अपनी शर्ट के नीचे कसकर दबा लिया, क्योंकि सिक्का सिर्फ एक प्रतीक है। असली युद्ध 100 दिमागों के बीच है, वे जो मूल्य पैदा करते हैं और वे जो उस मूल्य को केवल कल्पना का परिणाम मानते हैं। विजय की आंखों में अब संदेह नहीं, बल्कि एक खतरनाक स्पष्टता थी। मुझे वो कांटा चाहिए, वो गणितीय विसंगति जो इस पूरे भ्रम की नींव में छिपी है। मुझे उस प्रोग्रामर की लाइन नहीं, बल्कि उस लाइन के पीछे छिपे हुए डर को समझना है। ये सिर्फ दाव लगाना नहीं था, ये खेल के नियम बदलने की घोषणा थी। उसने कुर्सी से उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बाहर अंधेरा था, मगर विजय को पता था कि उस टोकन की चमक अब उसके हर फैसले को रोशन करेगी। सिक्का अब उसके हाथ में नहीं, उसके लक्ष्य में समा चुका था। बाहर की गलियां शांत थी, लेकिन विजय के दिमाग में 100 दिमागों का शोर था। उसने अपनी पुरानी लेदर जैकेट कसी। उसे अच्छी तरह पता था कि जिसे वो कांटा कह रहा था, वो कोई गणितीय समीकरण नहीं, बल्कि कोई जीवंत डर था जो किसी सर्वर रूम में नहीं, बल्कि किसी बंद दफ्तर के कोने में बैठा होगा। वह प्रोग्रामर जिसने इस विशाल भ्रम की नींव रखी थी, उस व्यक्ति तक पहुंचना जिसने इतने लोगों की बुद्धि और लालच को एक अदृश्य टोकन के पीछे दौड़ा दिया था, आसान नहीं था। सुरक्षा घेरा सिर्फ उच्च स्तरीय एन्क्रिप्शन का नहीं था, यह मनुष्यों की सबसे गहरी इच्छाओं और डर का बना हुआ था। विजय ने सड़क पर कदम रखा। हवा में एक कटी हुई बिजली की गंध थी। अब दाव पर केवल उसका भविष्य नहीं था, बल्कि उस सिक्का केंद्रित व्यवस्था से पूरी तरह आजाद होने का रास्ता था। उसने अपनी घड़ी देखी। सुबह होने से पहले उसे उस डर के स्रोत को उजागर करना था। उसने अपनी कार की चाबी घुमाई। पहला पड़ाव, आर्कन टॉवर, वो जगह जहां से इस पूरे खेल के धागे नियंत्रित होते थे और जहां उसका असली प्रतिद्वंद्वी पर्दे के पीछे छिपा हुआ शायद उसकी अगली चाल का इंतजार कर रहा था। आर्कन टॉवर की ऊंचाई बादलों को काटती थी। कांच और स्टील का एक मौन पर अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक। ये केवल एक इमारत नहीं थी,
ये उस सिक्का व्यवस्था का हृदय था जो सदियों से इंसानी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित कर रही थी। विजय ने अपनी कार टॉवर के भूमिगत प्रवेश द्वार की ओर मोड़ी। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसे महसूस हुआ कि लाखों अदृश्य आंखें उसे घूर रही हैं। सेंसर, कैमरे और उससे भी बढ़कर सैकड़ों दिमागों की गणनाएं जो हर पल उसके जोखिम का मूल्यांकन कर रहे थे। उसी क्षण टॉवर की शीर्ष मंजिल पर एक अंधेरे कमरे में व्यवस्थापक ने अपनी विशाल स्क्रीन पर विजय के चेहरे को देखा। उसके हाथ में एक प्राचीन सुनहरा सिक्का चमक रहा था। साहस, व्यवस्थापक धीरे से मुस्कुराया। तुमने हमेशा सोचा कि तुम खेल से आजाद हो सकते हो, लेकिन विजय, तुम केवल मेरे द्वारा बिछाई गई बिसात पर एक प्यादे हो। ये सिक्का केवल एक वस्तु नहीं, ये नियति है। और आज मैं पलटना चाहता हूं कि नियति का वास्तविक अर्थ क्या है। उसने सिक्का हवा में उछाला। सिक्का ऊपर गया। उसने छत की मंद रोशनी को पकड़ा और एक तीव्र, आकर्षक चक्र में घूमता रहा। ये केवल धातु नहीं थी, ये सदियों का भार और अनकही कहानियां ढो रहा था। अंततः ये नीचे आया और व्यवस्थापक के सामने रखी शीशम की भारी मेज पर एक निर्णायक खनक की आवाज के साथ ठहरा। वो छाप, हेड, था। व्यवस्थापक की आंखें क्षण भर के लिए चमकी। उसकी मुस्कान क्रूरता में बदल गई। तो संघर्षी नियति है, उसने फुसफुसाया। उसने तुरंत अपनी विशाल स्क्रीन की ओर झुका और बिना किसी हिचकिचाहट के एक एकल, गहरा लाल बटन दबा दिया।